हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया सर। आज आप क्या डिस्कस करने वाले हो? आज हम देखेंगे जो अमेंडमेंट आने वाली है। सर अमेंडमेंट कैसी अमेंडमेंट? जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, जो इसकी मैच्योरिटी मिलती है वो टैक्सेबल हो गई। कौन कौन से केसेस में टैक्सेबल हुई है, कौन सी वाली लाइफ इंश्योरेंस के लिए टैक्सेबल हुई है, आज हम वो डिस्कस करेंगे और समझेंगे पूरे एग्जाम्पल्स के साथ। पूरे क्रक्स को देखेंगे कैसे हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को लेके चलना है आगे से। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो सर, व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस? सर लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है? एक इंश्योरेंस कंपनी है, एक जेठा भाई है। इंश्योरेंस कंपनी ने जेठा भाई के साथ एग्रीमेंट किया। कौन सा एग्रीमेंट? फाइनेंशियल एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? फाइनेंशियल एग्रीमेंट। फाइनेंशियल एग्रीमेंट कैसा है कि जब जेठा भाई की डेथ होगी तो उनके बेनिफिशियरीज को पैसा दिया जाएगा। जो भी उनने अब तक प्रीमियम पे करा उससे जो बेनिफिट मिलेगा, जो डेथ पर है उनके बेनिफिशियरीज को दिया जाएगा। या फिर दूसरी टाइप की पॉलिसी कौन सी? जो डेथ से पहले वाली होती है, सेविंग्स बेसिस वाली। कौन सी? सेविंग्स बेसिस वाली। या तो डेथ वाली या फिर सेविंग्स बेसिस वाली, दोनों में से कोई भी हो उसके बेसिस पे कंपनी लाइफ इंश्योरेंस फाइनेंशियल एग्रीमेंट होना चाहिए। किसके साथ? जेठा भाई के साथ। पॉलिसी होल्डर है कौन है? जेठा भाई। फिर आया क्या? प्रोवाइड सिक्योरिटी टू फैमिली ऑफ जेठा भाई डाइट। तो उसके बाद क्या पढ़ेंगे? बेनिफिशियरीज को दिया जाएगा। किसको? बेनिफिशियरीज को दिया जाएगा। बेनिफिशियरीज कौन होते हैं? जब हम अपनी प्लान लेते हैं तो उसमें लिखवाया जाता है कि आपके मरने के बाद किसको पैसा दिया जाएगा, तो वो होते हैं बेनिफिशियरीज। ऑल्सो वर्क्स एज सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट। सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट कैसे? जब डेथ से पहले जब पैसा रिसीव होता है, मैच्योरिटी, जब डेथ से पहले मैच्योरिटी आती है तो उसे कहते हैं सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है सर, इसके बारे में तो हमने बहुत सुना है, टीवी में बहुत ऐड आते हैं। आज हम समझेंगे क्या होता है। एंडोमेंट पॉलिसी, यूनिट लिंक पॉलिसी। यूनिट लिंक पॉलिसी को क्या कहते हैं? यूलिप। हम देखते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? स्पेसिफिक एंड प्री डिफाइंड टर्म। जब हम इंश्योरेंस लेते हैं तो उसे बता दिया जाता है कि इतने साल का सर जी, ये इतने स्पेसिफिकेशंस के साथ है, इतने साल का है। इफ पॉलिसी होल्डर पासेस अवे, डेथ बेनिफिट ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी। इसमें केवल डेथ वाला केस कवर होता है लाइफ इंश्योरेंस में। टर्म लाइफ इंश्योरेंस ओनली डेथ, जब डेथ होगी उसके बाद ही पैसा मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। ओनली प्रोवाइड्स डेथ बेनिफिट प्रोटेक्शन, ठीक है ना। एंडोमेंट पॉलिसी, ये सब आज हम इसी पे मेनली डिस्कस करेंगे। एंडोमेंट पॉलिसी, इसी में टैक्सेशन में चेंज आया। और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के जो टैक्सेशन है उसमें तो जब भी मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा डेथ के बाद सब एग्जाम्प्ट है। किसमें सब एग्जाम्प्ट है? कौन से सेक्शन में? 1010D में। किसमें? 1010D में सब एग्जाम्प्ट है। अब देखते हैं एंडोमेंट पॉलिसी। एंडोमेंट इंश्योरेंस एंड सेविंग इंस्ट्रूमेंट, मैंने बताई थी डेथ से पहले भी अगर होता है तो एंडोमेंट पॉलिसी में कवर होता है। जो हमारे सेविंग इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क करता है डेथ से पहले वाला। पेमेंट एंड मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी इवन इफ डेथ क्लेम हैज नॉट बीन मेड। मतलब सर डेथ हुई नहीं, उससे पहले पैसा मिल रहा है, तो डेथ का क्लेम तो किया नहीं, उससे पहले पैसा मिल रहा है। यहाँ डेथ हुई, उससे पहले पैसा कहीं मिला है, तो उसका मतलब क्या हुआ? पेमेंट एट मैच्योरिटी बिफोर डेथ क्लेम। डेथ का हमने क्लेम नहीं लिया, उससे पहले ही पैसा मिल गया। फॉर इंडिविजुअल लुकिंग फॉर कवरेज एंड रिस्क फ्री रिटर्न, ये सिंपल लोगों के लिए जिंदगी है। आराम से पैसा आएगा डेथ से पहले ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब उनके लिए है। यूलिप इन्वेस्टमेंट इन कैश वैल्यू कंपोनेंट वेरियस ऑप्शन सच एज स्टॉक्स एंड बॉन्ड। यूलिप में क्या होता है? हम पैसा दे देते हैं, वो स्टॉक्स और बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। ये रिस्की होता है क्योंकि स्टॉक और बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है? शेयर मार्केट पे। इस वजह से हमारा क्या होता है? रिस्की होता है। कॉम्प्लेक्स एंड रिस्की ऑप्शन डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। एक्सपीरियंस एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लगाते हैं, जो कि पता है कि मार्केट कैसे चलती है, वो लोग लगाते हैं इसमें पैसा। अब आते हैं सर, आपने बताई क्या टैक्स में चेंज आया है? किसमें आया है? टैक्स में चेंज, अमेंडमेंट आई है जो कि कब से एप्लीकेबल होगी? असेसमेंट ईयर 24-25, मतलब प्रीवियस ईयर कौन से हुआ? 23-24, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं अभी का क्या टैक्स प्रोविजन है और अमेंडमेंट क्या है, पहले वो समझना जरूर, अभी क्या चल रहा है और आगे क्या चेंज होने वाला है, तो हम पूरा समझते चलेंगे। आ जाओ अभी देखते हैं करंट टैक्स प्रोविजन कौन सी पॉलिसी के रिगार्डिंग? एंडोमेंट पॉलिसी। कौन सी? एंडोमेंट पॉलिसी। मैंने लाइफ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस का बताया, वो तो एग्जाम्प्ट होता ही है 1010D में पूरा मैच्योरिटी पे, क्योंकि डेथ के बाद मिलता है, डेथ के बाद सब एग्जाम्प्ट ही होता है। डेथ के बाद हम खुद एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, तो सब कुछ एग्जाम्प्ट होना ही है। आओ करंट टैक्स प्रोविजन समझते हैं किसका? एंडोमेंट पॉलिसी का। The sum received under a life insurance policy is exempt for tax under section 1010D. However, this exemption has been misused in the past by high net worth individual. समझ रहे हो? Who invest in policies with large premium contribution claim exemptions on this. वो क्या करते हैं? बड़ी बड़ी प्रीमियम पे कर देते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उन्हें, क्योंकि क्यों? 80C में डिडक्शन मिल जाती है, बाद में एग्जाम्प्ट हो जाता है मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी में इनको तो प्रोसीड्स भी ज्यादा मिलते हैं, इस वजह से ये पैसा पूरा टैक्स फ्री हो जाता है, इस वजह से ज्यादा ज्यादा पैसा जमा करते हैं। तो ये अब सरकार को लगा भाई ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ,
ये तो खेल रहे हैं हमारे प्रोविजंस के साथ। सरकार ने कई अमेंडमेंट डालेंगे अब हम। पहली अमेंडमेंट आई 2003 में, फिर आई 2012 में, फिर आई 2021 में। पहली अमेंडमेंट देखते 2003 में क्या आई थी। 2003 में क्या आई थी, इंट्रोड्यूस अ लिमिट ऑन द प्रीमियम पेबल फॉर एनी ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। अब सरकार ने कहा बेटा तुम प्रीमियम ही ज्यादा पे कर रहे हो ना, हम प्रीमियम पे अमेंडमेंट लगा देते हैं। उनने कह दिया मैक्सिमम 20% ऑफ द सम एश्योर्ड तुम पे कर सकते हो। कितना? 20% ऑफ सम एश्योर्ड। जितना तुमने पॉलिसी का कवर लिया उसके 20% तक मैक्सिमम तुम पे कर सकते हो, बाकी का कुछ होगा ही नहीं। फिर 2012 में फिर से कही, अभी कही यार ये 20% से भी बात नहीं बन रही, फिर इन्होंने और अमेंडमेंट की, फिर अमेंडमेंट करके इन्होंने कर दिया 10% फॉर पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2012। समझ में आई? अब देखते हैं 2021 में क्या हुआ। 2021 में क्या हुआ है, मॉनेटरी कैप लाए। क्या लाए? मॉनेटरी कैप। ये कौन सी हुई? परसेंटेज बेसिस कैप। अभी मैं समझाऊंगा। परसेंटेज बेसिस, ये मॉनेटरी बेसिस ऑन द प्रीमियम पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पर। जो हमने तीसरी वाली देखी थी यूलिप, डिसअलाउइंग द एग्जम्पशन इफ द प्रीमियम पेबल फॉर एनी ईयर ड्यूरिंग द टर्म एक्सीड्स 2.5 लाख। अब यूलिप में क्या लाए? मॉनेटरी। यूलिप में परसेंटेज लिमिट नहीं है, ओनली मॉनेटरी लिमिट, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा होते ही खत्म खेल। ULIPs are included as capital, hence chargeable under head capital gain। ये कैपिटल एसेट माने जाते हैं, इस वजह से कैपिटल गेन में आएगा इनका इनकम। बोथ परसेंटेज एंड मॉनेटरी लिमिट्स आ गए इनमें। ओनली अदर्स में ओनली परसेंटेज, इसमें दोनों चलती है परसेंटेज और वो, और इसमें केवल परसेंटेज चलती है। ठीक है, अब देखते हैं अमेंडमेंट क्या है। प्रपोज्ड अमेंडमेंट, मॉनेटरी लिमिट इज नाउ प्रपोज्ड ऑन अदर पॉलिसी। अदर पॉलिसीज कौन सी हुई? एंडोमेंट पॉलिसी। एंडोमेंट पॉलिसी फॉलोइंग प्रोविजंस आर इंसर्टेड। पहले हम प्रोविजंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका एग्जांपल देखेंगे, सही समझ आ जाएगा। It is provided that no exemption shall be available in respect of life insurance policy excluding ULIP issued on or after 1/4/2023। कब से? 1/4/2023। If the premium payable for any year during the term of policy exceeds 5 lakh। कितना बोला? exceeds 5 lakh, इक्वल टू नहीं बोला, exceeds 5 lakh। क्या बोला? प्रीमियम अगर 5 लाख से ज्यादा है तुम्हारा किसी साल का तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। It is provided that no exemption shall be available in respect of life insurance policy issued on or after 1/4/2023 if the premium payable for any year during the term exceeds 5 lakh। ये कौन सा आया? सिक्स्थ प्रोविजन। फिर आएगा इफ द प्रीमियम इज पेबल बाय एनी पर्सन फॉर मोर देन वन लाइफ इंश्योरेंस। तो लोगों के पास एक से भी ज्यादा होती है, एक तो होती है, एक से भी ज्यादा हो सकती है। If the exemption shall be available only for those policies where the aggregate amount of premium does not exceed 5 lakh। जब सारी प्रीमियमों का पैसा मिला के 5 लाख से ज्यादा नहीं। समझेंगे अभी, टेंशन मत लो। In any of the previous year during the term of any of those policies the above provision shall not apply if the sum received on death। मतलब मैंने जो आपको बताया था कौन सा? टर्म लाइफ इंश्योरेंस। कौन सा वाला? टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो इन पे तो लगेगा ही नहीं, मतलब ऊपर वाला केस अपना फ्री टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो मतलब बचा कौन सा? एंडोमेंट पॉलिसी, क्योंकि यूलिप का तो अलग ही केस चलता है अपना कैपिटल गेन में। सम रिसीव्ड अंडर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्सेबल अंडर एट अदर सोर्सेज इफ नॉट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। एग्जम्प्ट हो गया तो बात अलग ही थी, क्योंकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस। और अगर एग्जम्प्ट नहीं हुआ तो कहां पे जाएगा? अदर सोर्सेज में। पहले बताया नहीं गया था सरकार के द्वारा कि कौन से हेड में टैक्सेबल हो, अब बता दिया है कि अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। The sum received under life insurance policy shall be treated as income। इनकम मान ली जाएगी। कैसे? जो 5 लाख से ज्यादा हो जाएगा, या फिर 10% से ज्यादा हो जाएगा। वो केस अपना 2012 वाला चल रहा है, या फिर और दूसरा वाला जब एग्रीगेट 5 लाख से ज्यादा हो जाएगा। The income from life insurance policy other than ULIP shall be taxable under that other source if not exempt under section 1010D। Sum received under life insurance if in excess of aggregate of premium paid during the term shall be treated as income। ये हमने पढ़ ही लिया। Premium for which deduction has been claimed under any of the provisions of the act shall be ignored। मतलब सपोज आपने 5 लाख का प्रीमियम पे किया, उसमें 80C में क्लेम कर दिया कितना? 1.5 लाख, क्योंकि 80C में लिमिट है 1.5 लाख की। बचा कुछ आगे हम देखेंगे कि अब अदर सोर्सेज में कहां पे जाएगा? 56 में। तो 1.5 लाख माइनस 5 लाख, 3.5 लाख आपका चला जाएगा 56 में एग्जाम्पशन के लिए। तो वो चीज लिख रही है इधर। प्रीमियम फॉर विच डिडक्शन हैज बीन क्लेम्ड अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। मतलब 80C में अगर आपने क्लेम कर दी है, शैल बी इग्नोर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम। जब हम इनकम कंप्यूट करेंगे उसमें वो इग्नोर करके बचा हुआ वाला पार्ट लेंगे। कौन सा? 3.5 लाख वाला। फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेस। ओके, अब हम देखते हैं इसका एनालिसिस।
केसेस अंडर विच एग्जम्पशन इज नॉट अलाउड, क्या केसेस अंडर विच एग्जम्पशन इज नॉट अलाउड, कहाँ एग्जम्पशन नहीं मिलेगी? Excess premium on life insurance policy if the premium payable for any of the years during the term of policy exceeds 10%। कौन सा? 2012 केस जब अमेंडमेंट आई थी, ग्रेटर देन 10% से ज्यादा हो जाएगा तो मैं एग्जामेशन नहीं मिलेगी। क्या चीज 10%? सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा अगर आप प्रीमियम पे कर देते हो तो एग्जामेशन नहीं मिलेगी। Then no exemption under this section would be allowed with respect to the sum received under the policy. Such a situation is herein referred to as excess premium from insurance policies। चलो ये अपना एक परसेंटेज बेस्ड आ गया। अब हम देखेंगे मॉनेटरी लिमिट्स भी आई हैं इसमें। Sixth provision provides that no exemption shall be available for a policy acquired on or after 1/4/2023 if the premium paid in any year during the tenure of the policy exceeds 5 lakh single policy के लिए। So where the premium payable for a policy exceeds 5 lakh in any year during its tenure, no exemption under section 10(10)(d) will be allowed। कैसे? देखो जैसे डेट ऑफ 31/1/2023, 15/4/2023, 21/5/2023, 31/5 होगा शायद, 5। प्रीमियम पेबल 3.40, 4 लाख, 6.30, 8 लाख। पहले पहले वाला चलते हैं। 50 लाख 10% से कम है क्योंकि इसका 10% करोगे तो 5 लाख आता है, 9 आ गया। 5 लाख प्रीमियम का देखें अगर हम, तो प्रीमियम तो मेरा 3.40, तो 5 लाख से भी कम है तो एग्जाम्पशन हमें मिल जाएगी। मतलब टैक्सेबल ही नहीं है हमारे 10(10)(d) में, बल्ले बल्ले, है कि नहीं। अब आप दूसरा केस देखते हैं, मिस्टर वाई वाला। यहाँ 4 लाख है प्रीमियम, 45 लाख, 45 लाख का 10% करो कितना होता है? 4.5 लाख। तो 10% लिमिट भी नहीं हुई ब्रीच, 5 लाख प्रीमियम नहीं हुई ब्रीच, एग्जाम्पशन मिल जाएगी। अब यहाँ देखना मजा आएगा, 6.30 लाख, 5 लाख से तो ज्यादा हो गई सर एग्जाम्पशन, दोनों में से कोई भी एक केस हो जाए एग्जाम्पशन खत्म। 10% लिमिट जो पुरानी चल रही है, 5 लाख जो नई आई है। इधर लिख देता हूँ मैं ओल्ड, ये न्यू। जैसे ही एक ब्रीच हुई, सही नो हो गया ये। जैसे यहाँ पे ये भी 8 लाख, 10% करोगे तो 7 लाख होता है, ज्यादा है, ब्रीच हो गई, यस, एग्जाम्पशन खत्म। अब इन दोनों केसेस में क्या होगा? टैक्सेबिलिटी आएगी। अब हम टैक्सेबिलिटी आगे देखेंगे कि आईओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबिलिटी कैसे करी जाती है। अब समझ आ गया हमें टैक्सेबिलिटी होगी कब कब, कौन से केसेस में। एक प्रोविजन और ऐड हुआ, ये कौन सी के लिए था? ऊपर वाला सिंगल पॉलिसी के लिए। अब जब एक से ज्यादा पॉलिसीज हो तब क्या होगा वो देखते हैं। The seventh proviso deals with a situation wherein assessee holds the multiple policies at a given time. The said proviso allows the exemption for all those policies whose aggregate premium in any year, कोई भी सालों में, during the tenure of such policies is less than 5 lakhs। मतलब allows the exemption for all those policies whose aggregate premium in any year। Suppose एक साल ये एक साल ये, इसमें पॉलिसी ए बी सी डी सारी थी, ए बी सी, इन सब का मिला के 5 लाख से वो बोलना चाह रहा है। अगर ज्यादा होता है तो हम देखेंगे क्या होगा। It implies that if the person has acquired more than one policy on or after 1/4/2023 and the premium payable for such policies during the year does not exceed 5 lakhs, but the aggregate of premium payable for all such policy exceeds 5 lakh, the exemption in this section would be allowed only in respect to those policies with aggregate premium। जिसका मतलब सपोज 4 पॉलिसीज है हमारे पास, ए बी सी डी, चारों पॉलिसी मिला के प्रीमियम आ रहा है 5.5 लाख, तो हम वहीं तक रोक देंगे उन पॉलिसीज तक ही जहां तक 5 लाख की लिमिट खत्म हो जाती है। ठीक है ना। अभी हम देखेंगे एग्जांपल से, ये हमारे को सारा क्लियर हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स द एग्जाम्पशन शैल बी अलाउड ओनली विद रेस्पेक्ट टू लो प्रीमियम पॉलिसी। क्यों? जब हम धीरे धीरे 10 का, जैसे सपोज 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख अगर शुरू से ही ऐड करेंगे तो ज्यादा प्रीमियम पहले ही आ जाएगा। कम कम ऐड करते चलेंगे तो पॉलिसीज ज्यादा कवर होती जाएंगी। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे करके चलेंगे तो हमारी पॉलिसी ज्यादा कवर होती जाएंगी ऐसे। अब देखते हैं एग्जाम्पल 7th प्रोविजो का। पर्टिकुलर्स, एक मिनट वो मैं नीचे कर लेगा थोड़ा। पर्टिकुलर्स प्रीमियम एवरी ईयर, सम एश्योर्ड कितना है? 10% लिमिट, 5 लाख लिमिट, एग्जाम्पशन। अब देखो पॉलिसी है 5.5 लाख का प्रीमियम था, सम एश्योर्ड था 55 लाख। अब इसका 10% करोगे तो 10% लिमिट तो ब्रीच नहीं हुई। कलर चेंज कर लेते हैं, 10% लिमिट तो ब्रीच नहीं हुई और ये 5 लाख लिमिट ब्रीच हो गई क्योंकि 5.5 लाख, 5 लाख से तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। मैंने आपको बताया दोनों में से कोई भी एक ब्रीच होगी, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। पॉलिसी बी 320, 10% करोगे तो 2 आएगा, मिल जाएगी। 10% लिमिट तो ब्रीच हुई नहीं, नहीं हो गई, सॉरी, क्योंकि 3 लाख है, 2 से ज्यादा, सॉरी।
5 लाख लिमिट ब्रीच नहीं हुई, दोनों में से कोई एक होगा, नो। ऐसे इसमें 40 था, 4.25 यस, इसमें तो नो ही आएगा क्योंकि 5 लाख से कम है, नो। 80 इससे 10% से कम है, नो आ गया, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा तो यस, इधर एग्जाम्पशन मिलेगी नहीं। अब देखते हैं केस नंबर ई, डी तक तो अपना कवर हो गया था। केस नंबर ई 4 है, यहाँ 80 है, तो इससे तो कम है क्योंकि 8 आएगा, लेकिन उससे भी कम है, तो एग्जाम्पशन मिल जाएगी, एग्जाम्पशन मिल जाएगी क्योंकि 5 लाख वाली लिमिट भी ब्रीच नहीं हुई और 10% वाली ब्रीच भी लिमिट नहीं हुई। फिर अब देखते हैं इस केस में 4.90 10% 6, ये भी ब्रीच नहीं हुई, ये भी ब्रीच नहीं हुई, यस। 10 ये भी ब्रीच नहीं हुई, ये भी ब्रीच नहीं हुई, ये भी नहीं हुई, यस। ये भी नहीं हुई, ये भी नहीं हुई, ये भी नहीं हुई, ये भी नहीं हुई, यस। अब सर हम सेलेक्ट कौन कौन सी पॉलिसीज करें, यस तो हमें पता चल गई इन में एग्जाम्पशन मिलेगी, लेकिन 5 लाख की लिमिट के लिए कौन कौन सी आएगी? देखो मेरे हिसाब से आएगी ई, जी, एच, क्योंकि बोला है लॉ ने, क्या बोला है, लो बेसिस पे चलना है हमें, किस पे, थोड़ी थोड़ी इनकम वाली पॉलिसीज पे पहले चलना है, तो कौन सी आई, 4 प्लस 0.55 प्लस 0.45, तो ये कितना बन गया, 5 लाख। तो अपनी कौन सी पॉलिसीज कवर हो गई, ई, जी, एच। सर हम तो एफ लेंगे, एफ लोगे तो क्या होगा, 4.90, बच्ची कुछ पॉलिसीज की एग्जाम्पशन खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो? ऐसे लेके चलना है कि आपका फायदा ज्यादा हो, तो 4, 4.55, 4.5, ई, जी, एच, ऐसे करके चलेंगे। If policy F included, then limit will be breached for other policy, sorry. So investors should select EGH for exemption under section 1010D. EGH आ जाएगी अपनी, ठीक है। अब देखते हैं टैक्सेबिलिटी। नाउ द टैक्सेबल F will be computed from, अब बची कौन सी हमारी, देखो F बच गई क्योंकि ये सारी एग्जाम्पशन की लिमिट में थी, लेकिन हमें एग्जाम्पशन में मिली कौन कौन सी, कवर सारी होती, लेकिन मिली कौन सी है, अब लॉ कहता है ई, जी, एच, एफ कहां बच गई, टैक्सेबल वाली। एफ की टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, अब हम वो देखेंगे। सरकार ने कहा देखो बेटा, जो तुम्हें पैसा मिल रहा है वो तो है ही है टैक्सेबल, उसमें से माइनस कर दो क्या, जो जो तुमने क्या पे किया है, प्रीमियम। अब प्रीमियम कैसे पे किया है, या तो 80C में क्लेम किया होगा, 80C में क्लेम कर लिया, तो जो टोटल प्रीमियम पे किया उसमें से 80C वाला हटा दो, बचा कुचा तुम्हारा 56 में आ जाएगा, समझ रहे हो? बचा कुचा कहाँ आ जाएगा, 56 में आ जाएगा। तो ये कहां पे चल रहा है, आईओएस हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी माइनस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द टर्म, टैक्सेबल इनकम निकल आई। If premium deduction claimed under section 80C, then premium cannot be deducted here, मैंने बताया था। Also under 80C, deduction is limited to 10% of the sum assured। जैसे देखो 10 लाख था, प्रीमियम पे किया 3 लाख, डिडक्शन क्लेम्ड अंडर 80C 10 लाख का 10% 1 लाख, मैक्सिमम लिमिट 1.5 है, लेकिन मिलेगी कितनी, 1 लाख, क्योंकि 10% वाला लॉस तो चलेगा ही चलेगा, तो 10% आ गया 1 लाख। रिमेन 2 लाख कैन बी कवर्ड अंडर सेक्शन 56। सपोज इधर होता 20 लाख रुपए, 20 लाख का 10% कितना होता है, 2 लाख, लेकिन मिलेगा कितना, 1.5 अब 80C की लिमिट तो 1.5 की अपनी, तो बच गया कितना, 2 लाख, 2 लाख यहाँ पे आ गया, 1 लाख, 1.5 लाख कवर हो गया, 1.5 लाख यहाँ पे आ जाएगा 56 में, है कि नहीं, क्योंकि 1.5 लाख अपने 80C में कवर हो गया, 1.5 लाख 56 में आ गया। अब देखो एक और केस, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स को क्या 21/5/2023 को इन्होंने पॉलिसी ली, अब कलर चेंज कर लिया जाए, अब कौन सा करें, पर्पल कर लेते चलो। समय एश्योर्ड इनका 70 लाख था, टर्म ऑफ पॉलिसी था 10 ईयर्स आएगा, सॉरी ईयर्स। प्रीमियम पेबल एवरी ईयर 6.3 लाख, प्रीमियम पेड 63 लाख, 6.3 into 10 ईयर्स 63 लाख। 10% लिमिट ब्रीच हुई, क्यों नहीं हुई, 70 का 10% करोगे तो 7 लगाएगा, हमारा प्रीमियम 6.3 था, तो लिमिट तो ब्रीच हुई नहीं, ठीक है ना। 5 लाख वाली लिमिट ब्रीच हो गई तो हमारा टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखते हैं, एंड टैक्सेबल नाउ एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1010D विल नॉट बी अवेलेबल। अब देखते हैं टैक्सेबिलिटी कैसे हो रही है। टैक्सेबिलिटी में क्या है, डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख की लिमिट थी, 10 ईयर्स तक 15 लाख। सर आपने बताया था 10% लिमिट, तो देख लो 10% लिमिट 70 लाख का 10% करोगे 7 लाख आती है, 7 लाख तो वैसे भी अलाउड है, 1.5 लाख तक अलाउड है, मैंने जो ऊपर केस बताया था आपको वही केस चल रहा है। तो आ जाओ देखो 1.5 लाख इंटू 10 ईयर्स 15 लाख, रिमेनिंग डिडक्शन कितनी हुई, 63 लाख का अपना क्या हो गया था, प्रीमियम जो अपन ने पे किया था टोटल, उसमें से 80C में कितना कवर हो गया, 15 लाख, तो बचा कुछ ये कहाँ जाएगा 56 में, कहाँ जाएगा 56 सेक्शन में। नाउ दिस कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 56, 87 में से 48 घटा दो,
जो अमाउंट आ गया, टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई 39 लाख, ये 56 में एग्जाम्पशन मिल गई ना, इसकी एग्जाम्पशन मिल गई, टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई 39 लाख। तो ऐसे होता है अपना टैक्सेबिलिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम, जो आगे अभी अमेंडमेंट आएगी। सर आपने बताया क्या क्या, पहली बात तो ये बताओ, एक तो 10% का क्लॉज बताया मैंने आपको जो 2012 में आया था, फिर 5 लाख की लिमिट का ब्रीच का बताया, सिंगल पॉलिसी के बारे में, मल्टीपल पॉलिसीज के बारे में, सिंगल पॉलिसीज के बारे में बता दिया, मल्टीपल पॉलिसीज के बारे में बता दिया। तो ऐसे इसकी टैक्सेबिलिटी लेकर चलना है, मल्टीपल पॉलिसीज लोअर इनकम बेसिस पे चलना होता है हमें सारा, उसको कवर करते हुए चलना होता है। तो आज के लिए सर इतना ही, फिर मिलेंगे हम दोस्तों। चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहे सब, जिनके एग्जाम चल रहे हैं करते रहोगे, सब होता जाएगा, चलते जाओ, सब होता जाएगा। ऑल द बेस्ट।